हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 हिंदी मीडियम से तैयारी। और इस वीडियो के थ्रू हम लोग करेंगे 17 और 18 ऑफ जुलाई, 2 दिन का 17 और 18 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से उन सबको कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है पीछे के सभी वीडियोज़ को आपने इसके सारे पार्ट्स जो मैंने 1 जून से इसे शुरू किया है आपने देख लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। तो प्रारंभिक परीक्षा है तो ये सारे पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। अनायुटू महोत्सव क्या है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, गैर टीकाकरण बच्चों की संख्या में वृद्धि, गंदला पानी प्रबंधन डेटा स्थानीयकरण, ये सारे पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। जागृति क्या है, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय, प्राकृतिक संसाधन लेखा, प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत और किलो क्लास पनडुब्बी। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य पहला है अनायुटू महोत्सव। अनायुटू त्रिशूर के श्री वडक्कूनाथन मंदिर में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक अनुष्ठान है जिसमें भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए 50 से अधिक हाथियों को विशेष भोजन खिलाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान गणेश सबके जीवन में बाधाओं को दूर करते हैं। 1982 के खेलों में उद्घाटन समारोह में परेड में शामिल होने वाले हाथियों को स्वस्थ रहने में मदद करने के लिए अनुष्ठान शुरू किया गया था। तो इसे ज़रूर आप पढ़ लेना। थ्रिशूर अनायुटू फेस्टिवल इन वेदाकुंथन टेम्पल है ये। कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम आयोजित होता है, फेस्टिवल। नेक्स्ट है कि कमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। कमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी कोशिकाएं इम्यूनोथेरेपी में उपयोग के लिए एक कृत्रिम टी सेल रिसेप्टर का उत्पादन करने के लिए आनुवांशिक रूप से डिजाइन की गई टी कोशिकाएं कमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स टी कोशिकाओं को एक विशेष प्रोटीन को लक्षित करने की नई क्षमता देने के लिए इंजीनियर किए गए रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। इसका उपयोग कुछ प्रकार के रक्त कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है और अन्य प्रकार के कैंसर के उपचार में इसका अध्ययन किया जा रहा है। टी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं और अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं से विकसित होती हैं। वे शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं और कैंसर से लड़ने में मदद कर सकती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान खोज में एक नवाचार इनोवेशन इन साइंस परस्यू फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च यानी इंस्पायर के वैज्ञानिक सरकारी कार्यक्रम के तहत ट्रांसजेनिक जेब्रा फिश का उपयोग करके एक वैकल्पिक कैंसर रोधी चिकित्सा पर काम कर रहे हैं। इसीलिए काफ़ी चर्चा में हाउ CR टी सेल थेरेपी वर्क्स। तो कुछ इस तरह से ये करता है। ये टी सेल हो गए की फाइटर इन योर इम्यून सिस्टम। ये CAR प्लस ये यहाँ पे देख रहे हो आप। ये तो स्पेसिफिक रिसेप्टर इज एडेड टू योर टी सेल और फिर ये ऐसे बन जाता है इक्वल टू कार टी सेल। योर टी सेल विद द कार एडेड हेल्प्स फाइंड एंड फाइट स्पेसिफिक सेल्स। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। इस तरह से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ब्लड स्टेम सेल, लिम्फोसाइट, लिम्फोइड स्टेम सेल, माइलोइड स्टेम सेल, लिम्फोसाइट, माइलोब्लास्ट। तो ये पूरा इस तरह से वर्क करता है। इसको आप देख लेना एक बार ध्यान से। गैर टीकाकरण बच्चों की संख्या में वृद्धि। एक कॉन्टेक्स्ट आया है WHO और यूनिसेफ के अनुसार कि विश्व में लगभग 30 वर्षों में बच्चों के टीकाकरण में सबसे बड़ी निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। जांच परिणाम की बात की जाए तो डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस संयुक्त टीके की पहली खुराक न लेने वाले या छूटे हुए बच्चों की संख्या महामारी के कारण दोगुनी हो गई है। महामारी तक भारत ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 NFHS 3 2005-06 के दौरान 43% से NFHS 4 2015-16 में 62% तक टीकाकरण कवरेज में लगातार सुधार किया। रेड अलर्ट क्या है तो विश्व भर में एक पीढ़ी में बचपन के टीकाकरण में सबसे बड़ी निरंतर गिरावट देखी जा रही है। अब इससे रिलेटेड है ये मिशन इंद्रधनुष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत दिसंबर 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य टीकाकरण कार्यक्रम को पुनः सक्रिय करने और सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए तेजी से पूर्ण टीकाकरण कवरेज के अंतर्गत लाना था। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों सहित पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कार्यक्रम को मजबूत करना और फिर से सक्रिय करना और सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना था।
भारत में फरवरी 2022 में गहन इंद्रधनुष मिशन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का चौथा दौर शुरू किया गया था। तो ये क्या है, हाउ इम्यूनाइजेशन गैप अफेक्ट्स चिल्ड्रेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चाइल्डहुड इलनेस क्विकली बिकम लेथल, मिस्ड वैक्सीनेशन, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्रॉनिक हेल्थ इशूज लीड्स टू लर्निंग डिफ़िकल्टीज एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स, और मेल नरिश्ड चाइल्ड ऑलरेडी हैज़ वीकेंड इम्यूनिटी, ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। गंदला पानी प्रबंधन क्या है, तो गंदले पानी ग्रे वाटर का तात्पर्य घरों या कार्यालय भवनों में बिना मल संदूषण के यानी कि शौचालय के से अपशिष्ट जल को छोड़कर सभी नालियों से निकलने वाले घरेलू अपशिष्ट जल से होता है। गंदले पानी यानी ग्रे वाटर के प्रमुख स्रोतों में सिंक, शावर, स्नान, वॉशिंग मशीन या डिशवाशर आदि से निकला जल शामिल होता है। इसका पुनर्चक्रण पानी की मांग को कम करने और कृषि में मदद कर सकता है। ग्रे वाटर में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। वाटर प्लस की स्थिति ग्रे वाटर रिसाइकलिंग मांग करती है। तो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हो। ये ODF क्या होता है, तो नॉट अ सिंगल पर्सन फाउंड डिफेक्टिंग इन ओपन, ODF प्लस नो वन डेफिकेटिंग इन ओपन, मतलब खुले में शौच की बात रही है। वेल मेंटेन्ड कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स, इस तरह का ये होता है। ODF प्लस प्लस ये क्या है, तो ODF प्लस प्लस बेसिकली होता है ऑल कंडीशंस ऑफ ODF प्लस एंड टॉयलेट्स विद स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, और वाटर प्लस ऑल वेस्ट वाटर इज बीइंग ट्रीटेड एज पर CPCB नॉर्म्स बिफोर रिलीज। तो ये कुछ स्टेटस हैं। डेटा स्थानीयकरण, कई भारतीय स्टार्टअप ने शिकायत की है कि निजी डेटा संरक्षक विधेयक के प्रावधान बहुत अनुपालन गहन है और यह व्यवसाय करने में सुगमता को बाधित कर सकते हैं। डेटा स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन, किसी भी डिवाइस पर डेटा संग्रहित करने की प्रक्रिया है जो भौतिक रूप से उस देश की सीमाओं के भीतर मौजूद है जहां डेटा उत्पन्न होता है। अभी तक इनमें से अधिकांश डेटा भारत के बाहर क्लाउड में संग्रहित किया जाता है। तो मसौदा राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति ढांचा, इस फ्रेमवर्क के तहत डेटा स्थानीयकरण की सिफारिश की गई है। स्थानीयकरण नियमों के अनिवार्य होने से पहले उद्योग को समायोजित करने के लिए 2 साल की सूर्यास्त अवधि सनसेट पीरियड भी दी गई है। श्री कृष्ण समिति द्वारा डेटा को आसान बनाने, विदेशी निगरानी को रोकने और भारत में एक कृत्रिम बुद्धि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए कानून प्रवर्तन के लिए डेटा को स्थानीय बनाने की सिफारिश की गई है। समिति के अनुसार निजी डेटा की कम से कम एक प्रति भारत के भीतर संग्रहित करने की आवश्यकता होगी। देश के बाहर किसी भी हस्तांतरण के लिए नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा भारत में संग्रहित और संसाधित किया जाएगा। तो ये इसके तहत ये पूरा प्लान है। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया, तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ संरक्षण व्यवस्था, डेटा संरक्षण व्यवस्था और रूस में इस तरह के कानून लागू है। वेयर इज़ माई डेटा गोइंग, तो इकोनॉमिक टाइम्स एक्सप्लेन्स हाउ डेटा लोकलाइजेशन विल वर्क ऑन ग्राउंड, ये टी ऐसे करके हैं, इसको पढ़ना जरूरी है पूरा। व्हाट हैपेंस नाउ यू बाय ए स्मार्टफोन यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड ऑन ई-कॉमर्स पोर्टल, तो क्या क्या ये सारे प्रोसेस होते हैं, इसको एक बार ज़रूर आप देखना। व्हेन यू यूज अ रुपे कार्ड और वॉलेट्स टू पे, तो डेटा पासिस थ्रू लोकल एंटिटीज दैट ऑथेंटिकेट ट्रांजेक्शन, डेटा स्टोर्ड इन लोकल क्लाउड नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ेंगे। जागृति क्या है, तो जागृति उपभोक्ताओं को सशक्त बना रहे उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर है। यह उपभोक्ता अधिकारों और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, हॉलमार्किंग, तौल और माप अधिनियम के प्रावधान आदि के बारे में जागरूकता फैलाएगा। इसे उपभोक्ता मामले विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। अन्य पहल जागो ग्राहक जागो अभियान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता कल्याण कोष, ये सब थे। तो जागृति है, जागो ग्राहक जागो, जागृति है मेरा नाम, उपभोक्ता सशक्तिकरण मेरा काम, जागो ग्राहक जागो, तो इसको भी देख लेना एक बार आप। उपभोक्ता शिकायतों के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 है। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय, तो हाल ही में मुंबई की एक अदालत ने एक व्यक्ति को बलात्कार और हत्या के लिए सजा देने के लिए चाल विश्लेषण, भारत में पहली बार के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया है। चाल विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के चलने के तरीके की तुलना आरोपी के CCTV कैमरे के फुटेज से की जाती है। DFSL के बारे में, तो वर्ष 1998 में स्थापित ये किया गया था।
इसका कार्य क्या है? फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय का मुख्य कार्य जांच एजेंसियों द्वारा संदर्भित विभिन्न प्रकार की साक्ष्य सामग्री पर वैज्ञानिक राय प्रदान करना और न्यायपालिका की मदद करना है। इसका महत्व, तो DFSL की रिपोर्टों का इस्तेमाल कई हाई प्रोफाइल मामलों में किया जाता था, जिसमें बॉम्बे में 1993 के सीरियल बम विस्फोट, 2006 के ट्रेन विस्फोटों से संबंधित मामले और मुंबई में 2011 के सीरियल विस्फोट में ये सब शामिल हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन लेखा। सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड ने प्राकृतिक संसाधन लेखा नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग पर एक अवधारणा पत्र जारी किया है। प्राकृतिक संसाधन लेखांकन प्राकृतिक संपत्तियों के स्टॉक में परिवर्तन से संबंधित है, जिससे में बायोटा, भूमिगत संपत्ति, पानी और जलीय स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ भूमि आदि शामिल हैं। उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन लेखांकन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति और उन्हें प्रभावित करने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान करना है, इसलिए सतत विकास की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं को देश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सूचित नीति निर्णय लेने में मदद करता है। ये संयुक्त राष्ट्र में SEEACF द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में SEEA पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के साथ इसके संबंधों को मापता है। सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न, कोर SEEA इकोसिस्टम अकाउंटिंग मॉडल। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? SNA एंड नॉन SNA, इसको ज़रूर आप पढ़ना। इकोसिस्टम सर्विस, ह्यूमन इनपुट्स जैसे लेबर, प्रोड्यूस्ड एसेट्स, इकोसिस्टम प्रोसेस, इंट्रा इकोसिस्टम फ्लोज, इंटर इकोसिस्टम फ्लोज, इकोसिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोसिस्टम एसेट्स, ये हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत। रक्षा मंत्री ने हाल ही में कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17A के Y3023 युद्धपोत दूनागिरी का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट 17A के सभी युद्धपोत P17 शिवालिक क्लास के युद्धपोतों का ही फॉलो ऑन है और सभी युद्धक नौकाओं में रडार से बचने में पहले ही अधिक सक्षम प्रणाली, उन्नत हथियार, सेंसर तथा प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है। इसे भारतीय नौसेना के नौसेना डिज़ाइन निदेशालय द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया है। शिवालिक वर्ग या प्रोजेक्ट 17 वर्ग भारतीय नौसेना के साथ सेवा में बहुभूमिका वाले स्टील्थ युद्धपोत का एक वर्ग है, जो भारत में निर्मित पहले स्टील्थ युद्धपोत हैं। इसको आप पढ़ना। नेवी शिप्स ये सब हैं, INS विक्रांत, R11, विराट, विक्रमादित्य, ये सारे चार्ट आप एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट है किलो क्लास पनडुब्बी। INS सिंधु ध्वज नौसेना की किलो क्लास पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद सेवा से हटा दिया गया है। इसके बाद नौसेना के पास अब सेवा में 15 पारंपरिक पनडुब्बियाँ बची हैं। तो इस श्रृंखला में प्रमुख पोत के बाद किलो श्रेणी की नावों को सिंधु घोष वर्ग कहा जाता है। वे डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी हैं जो 300 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकती हैं। नौसेना के उप सतह बेड़े में अब 7 रूसी किलो श्रेणी पनडुब्बियाँ, 4 जर्मन HDW पनडुब्बियाँ और 4 फ्रेंच स्कॉर्पियन पनडुब्बी, स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत शामिल हैं। ये सब कमीशनड, अंडरगोइंग सी ट्रायल्स और ये अंडर कंस्ट्रक्शन, इसको देखना आप। ये सबमरीन्स हैं कौन कौन सी, ये पूरा आप चार्ट एक बार देख लेना। ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने कवर किया 17 और 18 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग UPSC के लिए प्रीलिम्स में जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे। आप एक बार देख लेना, इन्हें रिवाइज कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। से शेयर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।